नमस्कार साथियों, हिंदी पद पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पे फिर उपस्थित हूँ। तो साथियों, यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि हम लेते हैं कि भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं। तो क्या कहेंगे? मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा या फिर जन भाषा। तो उसकी जो मानक जो व्याकरण भाषा जो है उसके सम्मत आदर्श रूप जो होता है उसको हम कहते हैं मानक भाषा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। थोड़ा यहाँ चमक के कारण प्रश्न कुछ धुंधला आ रहा है, तो अभी इसको हम थोड़ा सही करने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पैसाची से हुई है, कि सौरसेनी से हुई है, कि मगधी से हुई है, कि अर्ध मगधी से हुई है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी से हुई है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लास किस भाषा का शब्द है। लास जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो फारसी हो जाएगा, अरबी हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा या फिर तुर्की हो जाएगा। आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे तुर्की हो जाएगा। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं साथियों कि दृघ उर्झट टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। उपर्युक्त पंक्तियों में इसमें से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ असंगत हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, व्यतिरेक हो जाएगा या फिर अन्योक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाता है असंगति अलंकार। क्या हो जाता है? यहाँ पे हो जाता है असंगति अलंकार। विभावना अलंकार का लक्षण क्या है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विभावना अलंकार का लक्षण है कि एक कार्य के अधिक कारण होने या फिर बिना कारण के ही कार्य सिद्धि हो जाना, कारण होने पर भी कार्य नहीं सिद्धि नहीं हो पाना, या फिर कारण नहीं कार्य नहीं। तो यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे सही होता है कि बिना कारण के ही कार्य हो जाता है। किसमें? तो विभावना अलंकार में साथियों। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, ये उदाहरण यहाँ पे विभावना अलंकार ही माना जाता है। विभावना अलंकार में एक और शब्द होता है पकड़ने के लिए कि बिना, उसमें जो है शब्द बिन बिना, इस प्रकार के शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल विभावना अलंकार में अक्सर किया जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि छंद सात के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि पतंजलि हैं, कि पिंगल हैं, कि पाणिनि हैं, कि मनु हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो यहाँ पे पिंगल मुनि जी को माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन विराम स्थलों को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि उसे हम यति कहेंगे, गति कहेंगे, गढ़ कहेंगे, तुक कहेंगे। तो यहाँ पे उसको यति कहा जाता है। यदि छंदों को पढ़ते समय हम बीच में जहाँ थोड़ा सा हल्का सा सांस लेने के लिए जो विराम लेते हैं उसको हम यति कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कर्ण को एक मात्र रस किसने कहा है। तो कहा है भोज ने कहा है, भरत मुनि ने कहा है, भामा ने कहा है या फिर भवभूति ने कहा है। तो यहाँ पे किसने कहा है? यहाँ पे भवभूति जी ने इसको कहा है। एको रसः करुणा, उत्तर रामचरितम की ये जो है ये रचयिता भी हैं भवभूति। अब यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि 10 रूपक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि धनंजय हैं, कि धनिक हैं, कि मम्मट हैं, कि विश्वनाथ हैं। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि इसके रचनाकार जो हैं वो धनंजय को माना जाता है। रीत संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि वामन को माना जाता है, उद्भट को माना जाता है, अभिनव गुप्त को माना जाता है या फिर दंडी को माना जाता है। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि रीत संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वामन को माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो यहाँ पे सुकरात हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सुकरात हो जाएंगे, कि अरस्तु हैं, कि प्लेटो हैं या फिर लोनजाइनस हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि रिपब्लिक एक ग्रंथ है जिसके लेखक प्लेटो को माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। अभिव्यंजनावाद का समर्थक यहाँ पे किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि प्लेटो हैं, कि क्रोचे हैं, कि अरस्तु हैं, कि मार्क्स हैं। तो अभिव्यंजनावाद के क्रोचे को माना जाता है। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। तो ब्राह्मण एक पत्रिका है जिसके संपादक के रूप में प्रताप नारायण मिश्र जी को जाना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
मोहन नैमिष राय हैं या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, सूरजपाल सिंह चौहान हैं या फिर डॉक्टर एन सिंह हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसके लेखक जो हैं वो मोहन नैमिष राय को माना जाता है। वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं, वह सफ़र था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा या फिर प्रभा खेतान। तो यहाँ पे माना जाता है इसकी जो लेखिका हैं वो हो जाएंगी मैत्री पुष्पा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत के लेखक यहाँ पे कौन हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा भगवान दास शर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे, यशपाल जैन। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार के रूप में कल्याण चंद जी को माना जाता है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। तो यहाँ पे होगा आंसर कि राम वृष बेनी को माना जाता है, रंगे राघव को माना जाता है, भगवत शरण उपाध्याय को माना जाता है या फिर राहुल शंकरत्यायन जी को माना जाता है। तो यात्रा वृत्तांत बहुत हद तक उसके जन्मदाता के रूप में देखा जाता है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की एक है कि मेरी मेहदावल यात्रा और मेरी लखनऊ यात्रा, मेरी सरयू पार की यात्रा, इस प्रकार की जो यात्रा लिखने का श्रेय है वो हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। और उन्हीं को उसका जन्मदाता भी, यात्रा वृत्तांत का जन्मदाता के रूप में जो है हरिश्चंद्र जी को ही माना जाता है। यहाँ पे पैरों में पंख बांधकर जो यात्रा वृत्तांत है यहाँ पे रामवृक्ष बेनी जी को यहाँ पे माना जाता है। और इनकी एक और है कि उड़ते चलो उड़ते चलो, एक रचना इनकी और भी है उड़ते चलो उड़ते चलो। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो ये हो जाएगा कि जर्मन का है, कि अंग्रेजी का है, कि फ्रांसीसी का है या फिर हिंदी का है। तो रिपोर्टाज जो शब्द है ये फ्रांसीसी शब्द भाषा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अगला और प्रश्न है कि सैलानी की डायरी किसकी रचना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर देवराज का है, राजेंद्र अवस्थी का है, मुक्तिबोध का है या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि यहाँ पे ये सही हो जाता है, सैलानी की जो डायरी है वो डॉक्टर देवराज की रचना मानी जाती है। डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति यहाँ पे है कि दिल्ली मेरा प्रदेश, देश देशांतर, क्या खोया क्या पाया, सैलानी की डायरी। तो आंसर यहाँ पे क्या सही होता है कि जो कमलेश्वर की कृति है वो डायरी जो है वो देश देशांतर को माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों कि निराला के दुर्लभ पत्तों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है। तो निराला की साहित्य साधना द्वितीय खंड, निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड, राग विराग या फिर निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड। क्या हो जाएगा, साहित्य की निराला की साहित्य साधना तृतीय खंड के रूप में इसको माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा विकास की परंपरा के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा या फिर विजय नारायण शाही या फिर रामविलास शर्मा। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि रामविलास शर्मा को भारतेंदु युग हिंदी भाषा का परंपरा के लेखक के रूप में इनको जाना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं गुलाम गुलाब या फिर भाषा की शक्ति। तो यहाँ पे आचरण की सभ्यता लगभग सबके जो है जुबान पे ये निबंध होगा, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध सरदार पूर्ण सिंह जो केवल 7 निबंध लिख करके ही पूरे विश्व में वो छा गए थे, केवल अपने 7 निबंधों के कारण ही उनको जाना जाता है। अब इनकी ये जो है गेहूं बनाम गुलाब तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, भाषा की शक्ति संपूर्णानंद का निबंध यहाँ पे माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ है कि निबंध को गद्य का निकष किस आचार्य ने माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर हो जाता है श्याम सुंदर दास। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है श्याम सुंदर दास।
किस हिंदी साहित्य लेखक की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों ने एडिसन और स्टील से की जाती है? तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे प्रताप नारायण में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल कृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र और बाल कृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे है कि भारतेंद्र के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? तो हिंदी जो है भारतेंद्र जी के अनुसार कब ढली? तो वो ढली 1880 में कि 1857 में कि 1873 में कि 1860 में। तो जो हिंदी है वो नई चाल में भारतेंद्र जी के अनुसार वो कब ढली? तो वो ढलती है, समझ लीजिए कि 1873 में। फणीसन नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि रस प्रिया है कि रस आखेट है कि रसिक प्रिया है या फिर नीलकंठ है। तो यहाँ पे आंसर इसका सही हो जाता है रसिप्रिया, फणीसन नाथ रेणु की ये प्रसिद्ध एक कहानी है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक यहाँ पे प्रेमचंद नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा या फिर ठाकुर का कुआं या फिर छोटा जादूगर। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर सही? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है डी, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर जो है यहाँ पे ये जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं? तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल हैं कि मोहन राकेश हैं कि कमलेश्वर हैं कि राजेंद्र हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यशपाल को माना जाता है पर्दा कहानी का लेखक। अब यहाँ पे है कि कोसी का खटवार कहानी के लेखक कौन हैं? तो कोसी का है कि शेखर जोशी हैं कि दूधनाथ सिंह हैं कि फणीसन नाथ रेणु हैं कि शिव प्रसाद सिंह हैं। तो क्या यहाँ पे आंसर सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है कि शेखर जोशी, इसके कोसी का घटवार शेखर जोशी। तो कोसी और जोशी को मिला करके याद करने की ट्रिक भी बहुत अच्छी है। हिंदी कहानी को किस प्रारंभिक पत्रिका ने महत्व दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा कि हंस ने दिया कि कवि वचन सुधा ने दिया या फिर सरस्वती ने दिया या फिर इंदु ने दिया। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये सरस्वती जो पत्रिका है उसमें हिंदी कहानी की प्रारंभिक पत्रिका के रूप में जाना जाता है। साथियों, यहाँ पे जो प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये एकदम बिल्कुल नए पैटर्न से हैं कि जहाँ से परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न को इस समय पूछा जा रहा है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यदि आप उसको अच्छे से हल करते हैं और इससे पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी समझ लीजिए कि एकदम बिल्कुल जैसे जिस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न तैयार किया जा रहा है परीक्षा में, उसी प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे लाने का प्रयास हमने यहाँ पे किया है। महाभोज मन्नू भंडारी का कौन सा उपन्यास है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ऐतिहासिक है कि राजनैतिक है कि धार्मिक है या फिर आंचलिक है। तो आंसर सही हो जाता है कि एक ऐतिहासिक माना जाता है। दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे सेवा सदन में की है या फिर मंगलसूत्र में की है, प्रतिज्ञा में की है या फिर निर्मला में की है। तो आंसर सही हो जाता है कि निर्मला में इन्होंने विवाह की समस्या का यहाँ पे इन्होंने उठाया है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान या फिर मुर्दासराय। तो आंसर सही हो जाता है 1 इंच मुस्कान। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भाषा के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? भाषा के जादूगर के रूप में यदि देखा जाता है तो यहाँ पे शिव पूजन सहाय जी को माना जाएगा, बेचन शर्मा जी को या फिर जैनेन्द्र कुमार या फिर यशपाल को। तो आंसर सही हो जाता है कि शिव पूजन जी भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं और वो उसी के रूप में। बाण भट्ट की आत्मकथा है एक प्रेम कथा है कि संघर्ष कथा है कि मनोविज्ञान की कथा है या फिर जो जीवन के मूल्यों पर आधारित उदांत प्रेम की कथा है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है वो जीवन के मूल्यों पर आधारित उदांत प्रेम की कथा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे है कि गोदान उपन्यास मुख्य कथा का आधार क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये प्रेम प्रपंच है, कृषक जीवन है, दहेज प्रथा है, अंग्रेजी राज्य है। तो गोदान एक कृषक जीवन पर लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण उपन्यास है।
किसका उपन्यास है यदि पूछा जाता है तो वो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही, यहाँ पे सही हो जाता है कि ये कर्मभूमि का है या प्रेमाश्रय का है, सेवा सदन का है या फिर रंगभूमि का। तो आंसर यहाँ पे सही क्या हो जाता है, ये कर्मभूमि से माना जाता है। इसको ये रिलेट कर लेते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है कि सूरदास ने ऐसा कर्म किया था कि पूरे दुनिया में वो छा गई। तो ये सूरदास किसका पात्र है, तो कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है उसका पात्र माना जाता है। यहाँ पे है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकी काय की रचना है, तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मवीर भारती की, विष्णु प्रभाकर की, बेचन शर्मा उग्र की या फिर हरशंकर परसाई की। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है कि ये विष्णु प्रभाकर की रचना मानी जाती है। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है, एक और द्रोणाचार्य। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि सुरेंद्र बनर्जी, सुरेंद्र वर्मा का है या फिर लक्ष्मी नारायण लाल का है या फिर शंकर शेष का है या फिर भीष्म साहनी जी का है। तो यहाँ पे एक और द्रोणाचार्य की जब बात की जाती है नाटक की तो यहाँ पे शंकर शेष जी इसके रचनाकार माने जाते हैं। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे मोहन राकेश हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएगा या फिर भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाता है कि रेशमी टाई के रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद लिखित करबला की विधा क्या है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये कहानी है कि निबंध है कि नाटक है कि उपन्यास है। तो प्रेमचंद की जो लिखित करबला एक विधा है तो वो क्या है, वो एक नाटक के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अंजो दीदी किस रचयिता के नाटक हैं। तो अंजो दीदी एक क्या है, नाटक है। अब इसके रचनाकार के रूप में वो पूछ रहा है कि इसके रचनाकार कौन है, तो ये भुवनेश्वर हो जाएंगे, राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएंगे। तो अंजो दीदी जो रचना है वो उपेंद्र नाथ अस्क की रचना के रूप में जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा अलका गंधार राजकुमारी है कि कल्याणी मगध की पटरानी है कि कार्नेलिया भारत की सराहना करती है कि राक्षस नंद का मंत्री है। तो जो कल्याणी है वो मगध की पटरानी है, क्या है, वो मगध की पटरानी है। जयशंकर प्रसाद की जो ये कृति है चंद्रगुप्त नाटक, उसकी ये पात्रा है, मतलब वो पात्र के रूप में जानी जाती है। तो उसी में एक कल्याणी है और कार्नेलिया है। इस प्रकार के जो पात्र हैं वो चंद्रगुप्त के जयशंकर जी के चंद्रगुप्त नाटक से इनको जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और आप इसी प्रकार से यदि तैयारी करते हैं अच्छे से और तैयारी में लगातार जुटे रहते हैं तो आपकी तैयारी समझ लीजिए कि वो मजबूती की तरफ जाएगी और आपको परीक्षा में सफलता की तरफ ले जाएगी। तो साथियों हम आप यहीं पर लेते हैं विराम। यदि अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने साथियों में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।